नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ आखिरी सड़क नॉवल का पार्ट 4। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आखिरी सड़क नॉवल का पार्ट 4। चोटी वाले ने जोरदार नारा लगाया, नाड़ फेरे नरसिंह, बल तोड़े हनुमान। बाकी का मंत्र जोसेफ ने पूरा किया, 4 भुजा रक्षा करे बजरंगबली हनुमान। चोटी वाले की निगाह गांव का निरीक्षण कर रही थी। चोटी वाले को एक टूटा फूटा मंदिर भी दिखाई दिया। हर तरफ वीराना ही वीराना था। जोसेफ ठीक उसके दाएं बाजू में खड़ा था। वो भी गांव की तरफ ही देख रहा था। बलि के बकरों को पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है। चोटी वाले का स्वर खोया खोया सा था। वो छत पर खड़ा था। क्या बात है, जोसेफ ने कहा। क्या सोच रहे हो? जोसेफ, ये गांव देख रहे हो? मुझे याद आ रहा है, मैंने किसी अखबार या टीवी न्यूज में ऐसे गांव का जिक्र देखा है। गांव का नाम तो याद नहीं आ रहा, पर इतना जरूर याद है कि एक गांव जो अब गैर आबाद है, एक महामारी गांव में फैली थी और सब लोग मारे गए। फिर उस गांव में भूत प्रेतों का बसेरा हो गया। उस गांव में कोई नहीं आता, जो आता है वो लौटकर जिंदा नहीं जाता। अगर ऐसा है तो जिन लोगों ने गांव की रिपोर्टिंग की, वे लोग जिंदा वापस कैसे लौट आए? जोसेफ का सवाल था। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? आज ऐसे ऐसे कैमरे हैं जो मीलों दूर से तस्वीरें उतार सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही वो गांव है जिसकी न्यूज मैंने देखी थी। उसमें ऐसी ही किसी हवेली का जिक्र था। 1 मिनट, मुझे याद करने दो। चोटी वाला एक जगह आलती पालती मारकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है, पर हवेली का जिक्र जरूर था। चोटी वाला ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ। जोसेफ भी गांव देखने लगा। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में खनक थी जो शीतलता लिए बह रही थी। गर्मी का मौसम था, लेकिन वहां लेश मात्र भी गर्मी नहीं थी। सवाल यह है कि हम पतली घाटी क्यों नहीं पहुंच पाए? जोसेफ बड़बड़ाया। दूसरा सवाल यह है कि हम इस सड़क पर कैसे आ गए? यह आवाज शंकर की थी। जोसेफ ने पलट कर देखा। और सवाल यह भी है कि वो खतरनाक बोना कौन है जिसने बैरियर खोला था और उसी ने हमारा ट्रक रोका था। नाश्ता तैयार हो गया? चोटी वाले ने पूछा। हाँ, तैयार हो गया, शंकर ने जवाब दिया। तो चलो नीचे चलते हैं। सवालों में उलझने से कोई फायदा नहीं। अब आ ही गए हैं तो सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चोटी वाला रहस्यमय अंदाज में बोला। सब लोग नाश्ता लेकर अपने अपने कमरों में चले गए। अलबत्ता खन्ना और अब्बास बैठक वाले हॉल में बैठे थे। शायद हम रास्ता भटक कर इस गांव में आ गए, अब्बास कह रहा था। हम लोकेशन पर नहीं पहुंच पाए और किसी को फोन भी नहीं कर सकते, खन्ना ने कहा। लेकिन वे लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और हमें तलाश कर लेंगे। अब्बास का इशारा लोकेशन पर मौजूद टीम की तरफ था। मैंने सुना है कि हम किसी गैर आबादी वाले गांव में आ गए हैं। सही सुना है, खन्ना ने जवाब दिया। क्यों ना हम किसी आदमी को भेजकर वैनिटी वाले को भी यहीं बुला लें। बेहतर तो ये होगा कि हम सभी वैनिटी तक पहुंच जाए। सब लोग दोनों वैनिटी में बैठकर वापस जा सकते हैं, खन्ना बोला। सबकी सलाह ले लेते हैं, अब्बास ने पूछा। उसकी जरूरत क्या है? प्रोड्यूसर मैं हूँ, सब पर डे चढ़ रहा है। पैकेज वालों का पेमेंट भी मुझे ही करना है, इसलिए जिधर कहूँगा उधर ही चलेंगे। और फिर यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। बात तो ठीक है, ये जगह देखने में ही मनहूस लग रही है, अब्बास ने कहा। छोड़ो भी अब्बास, अब यहाँ घर तो बसाना नहीं है, खन्ना उठ खड़ा हुआ। मैं प्रोडक्शन वाले से बात करता हूँ। खन्ना शंकर के पास चला गया जो किचन में था। दोपहर का लंच क्या बनाया? शंकर बराबर में खड़ी पायल से पूछ रहा था। ये बता, तूने कब से नहीं ली? पायल ने अपनी प्लेट रखते हुए शंकर से पूछा। नहीं, अभी लेने देने का चक्कर नहीं रे बाबा, पहले शूट तो शुरू हो, पतली घाटी में देखूंगा, शंकर ने जवाब दिया। और वैसे कुछ ना मिला तो तुम तो हो। विलासा का मूड सेट है, पायल ने कहा। उसके पंगे में नहीं पड़ूंगा, फिल्म की हीरोइन है वो। अबे उल्लू के चरखे, चोर मादर, मैं इस लेने की बात नहीं कर रही। ये तो तुम सब हरामियों का डेली रूटीन है। फिल्म इंडस्ट्री में कोई लड़की बची है तुम लोगों से? मैं सट्टे की बात कर रही थी, मेरा स्टॉक खत्म हो गया। दे दूंगा, उसकी फिक्र मत करो।
वैसे यहाँ भांग के पौधे के जंगल भी है, मुझे उतारनी आती है। तभी खन्ना की एंट्री हुई। शंकर, खन्ना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब लोगों को खबर कर दो कि सब 15 मिनट के भीतर ड्राइंग रूम में आ जाए। ओके बॉस। और पायल, तुम मेरे साथ आओ। खन्ना वापस मुड़ा। पायल भी उसके साथ पीछे चल दी। हवेली के ड्राइंग रूम में सब आ चुके थे, केवल विलासा नहीं आई थी। शंकर ने बताया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बासु एकदम उठा। मैं देखता हूं। नहीं, अभी इधर ही रुको, 5 मिनट बाद चले जाना। अब्बास ने उसे रोक दिया। खन्ना ने थोड़ा ऊंची आवाज में बात की। हम लोग रास्ता भटक कर गलत दिशा में आ गए हैं। इस गांव में इंसान नुमा कोई चीज दिखाई भी नहीं पड़ती। इस हवेली का मालिक कौन है हमें पता नहीं। यहाँ दीवारों पर ना किसी की तस्वीर है, ना कोई रिकॉर्ड जिससे हम अंदाजा लगा सकें। डोंट डिस्टर्ब टाइम, अब्बास ने खन्ना को रोकते हुए कहा। सो गाइज, हमने फैसला किया है कि हम आधे घंटे बाद वापस उसी सड़क पर चल देंगे जिधर से हम आए थे। कोई सवाल नहीं, आप लोग तैयारी कर लो। हमारी गाड़ियां बेशक खराब हो गई हैं, पर हमारे पास 2 वैनिटी वैन ठीक ठाक पोजीशन में है। हम वहां पैदल जाएंगे, फिर वैनिटी में बैठकर लोकेशन तक पहुंचेंगे। दैट्स इट। अब आप तैयारी कर लें। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। आधे घंटे बाद वे लोग हवेली के मुख्य द्वार से बारी बारी आगे पीछे होकर बाहर निकले। विलासा को मधुर सहारा दिए हुए था। उसे हैंगओवर भी था और वॉमिटिंग भी हुई थी। डॉक्टर बासु ने उसे दवा दे दी थी। सब लोग कंक्रीट की सड़क पर बढ़ते बढ़ते अचानक रुक गए। हवेली का मेन गेट बंद था। वो लोहे का मजबूत दरवाजा था। गेट किसने बंद किया? अब्बास ने पूछा। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सुलेमान आगे बढ़कर बोला, क्या पता गेट खुला हो, किसी ने ऐसे ही उसके पल्ले भेड़ दिए हैं। देख कर आ, खन्ना ने कहा। सुलेमान गेट के पास पहुंचा। उसे खोलने की कोशिश की, पर वो इस तरह जाम था कि सूत पर भी नहीं हिलाया जा सकता था। वे लोग अब किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल सकते थे। सुलेमान 4 दीवारी की ऊंचाई आंखों से नाप रहा था, पर उस 4 दीवारी पर चढ़ने की कोई जुगाड़ समझ नहीं आ रहा था। उसका नहीं, सबके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और उनका चेहरा जैसे मुरझा गया हो, जैसे सबके चिराग बुझ गए हों। सुलेमान वापस लौट आया। कुछ गड़बड़ है, खन्ना ने कहा। नाड़ फेरे नरसिंह, बल तोड़े हनुमान। तभी चोटी वाला चिल्लाया, 4 भुजा रक्षा करे बजरंगबली हनुमान। चोटी वाले ने तेजी के साथ दौड़ लगाई। वो गेट की तरफ भागा जा रहा था। इसे क्या हो गया? अब्बास बड़बड़ाया। वो कल से ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, डैनी बोला। चोटी वाला लोहे के गेट पर मुक्के बरसाने लगा। उस पार तू, इस पार मैं। खोल दरवाजा, नहीं तो भस्म कर दूंगा। नाड़ तोड़े नरसिंह, बल तोड़े हनुमान। 4 भुजा रक्षा करे बजरंगबली हनुमान। चोटी वाला मंत्र फूंकता रहा और गेट पर लात घूंसे बरसाता रहा, पर गेट ज्यों का त्यों बंद था। चोटी वाला वहीं गेट के पास बैठ गया। क्या करें? खन्ना सहमे स्वर में बोला। सवाल उसने अब्बास से किया था। तभी विलासा रोने चिल्लाने लगी। सबने रिएक्ट करके उसकी तरफ देखा। विलासा को जैसे दौरा पड़ गया था। मधुर, इसे अंदर ले जाओ, खन्ना ने कहा। डॉक्टर बासु, तुम भी उनके साथ जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। विलासा की आंखें बंद होने लगी। वो मधुर पर झूल गई। मधुर ने उसे संभाला और हवेली के अंदर ले जाकर कालीन पर लिटा दिया। विलासा के मुंह से झाग निकल रहा था। डॉक्टर बासु हमेशा अपने पास इमरजेंसी किट रखता था। विलासा शायद बेहोश हो गई थी। बासु ने उसका चेकअप किया, फिर एक इंजेक्शन लगा दिया। इसे बेडरूम में ले चलो, बासु बोला। मधुर ने विलासा को कंधों पर उठा लिया और उस कमरे में ले आया जहां वो रात को ठहरी थी। उसने विलासा को बेड पर लिटा दिया। विलासा अभी भी बेहोश थी। इसे क्या हुआ डॉक्टर? मधुर ने पूछा। कुछ घबराने की बात नहीं है। डिप्रेशन में अक्सर ऐसा हो जाता है, या हो सकता है इस किस्म के दौरे पहले भी पड़ते रहे हों। कुछ दौरा नहीं साले, अचानक विलासा बोल पड़ी। उसकी आंखें पट से खुल गई। आंखें ज्यादा ही फैल गई थी और वो उन दोनों को बारी बारी घूर रही थी। बासु उस पर झुका हुआ था। अचानक उसने डॉक्टर बासु के सीने पर एक लात दे मारी। बासु लड़खड़ा गया। चल भाग जा यहां से, विलासा गुर्राई। लेकिन उसके मुंह से जो फटी फटी आवाज निकल रही थी वो विलासा की नहीं थी। ये एक अजनबी की आवाज थी। विलासा, मधुर ने प्यार से उसकी बिखरी जुल्फों को संवारने की कोशिश की। विलासा ने तुरंत उसका हाथ काट खाया। मधुर बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ा पाया। वो बेड पर ही बैठा था। विलासा ने दोबारा झपट्टा मारा तो मधुर उछलकर पीछे हटकर फर्श पर खड़ा हो गया। विलासा, क्या हुआ है तुम्हें? मधुर ने हिम्मत करके पूछा। मैं विलासा नहीं हूं कुत्ते, वो नागिन की तरफ फुफकार कर बोली। सबको मार डालूंगी मैं।
विलासा बेड पर बैठकर झूमने लगी और हुंकारे भरने लगी। मधुर ने डॉक्टर बासु की तरफ देखा। डॉक्टर बासु ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, अपना किट उठाया और खौफजदा होकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मधुर एक निडर इंसान था। उसने अपनी कलाई देखी जहां विलासा ने काट खाया था। कलाई से अब खून टपकने लगा था। उसे विलासा की यह हरकत देखकर गुस्सा आ गया और उसने विलासा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। साली एक्टिंग कर रही है, मधुर बोला। मैं तुझसे बड़े वाला हूं, मार मार के खाल में भूसा भर दूंगा। विलासा एकदम से बिफरी शेरनी की तरह पलटी और मधुर पर मुंह से पिचकारी की शक्ल में वॉमिटिंग कर दी। मधुर की शर्ट गंदी हो गई। विलासा की आंखें खून के रंग जैसी सुर्ख हो रही थी। अचानक विलासा ने अपने दोनों हाथ के पंजे फैलाए। ये एक्टिंग नहीं थी, वो बेहद भयानक लग रही थी। उसके हाथ में एक खंजर था। अब मधुर 2 कदम पीछे हट गया। विलासा किसी शेरनी के अंदाज में बेड पर बैठी पर तोल रही थी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, मधुर उछलकर पीछे हटा और दरवाजे से बाहर हो गया। तुरंत ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। डॉक्टर बासु हांफता हांफता हवेली के ड्राइंग रूम में आया। वे लोग अब भी बाहर थे। बासु ने किट एक तरफ फेंकी और बाहर आ गया। वो किसी से कुछ नहीं बोला, चुपचाप एक तरफ बैठ गया। उधर चोटी वाला गेट पर ही बैठ गया था। उसका सिर धीरे धीरे हिल रहा था। किसी के मुंह से अब कोई आवाज नहीं निकल रही थी। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, अब्बास सबको खामोश देखकर बोला। डरने की जरूरत है। अचानक पीछे से आवाज आई। उन्होंने पलटकर देखा। मधुर खड़ा था। उसकी कलाई से खून टपक रहा था। डॉक्टर बासु, मधुर बोला। हाँ, बासु चौंका। मधुर ने अपना हाथ आगे कर दिया। ठीक है। डॉक्टर बासु उठ खड़ा हुआ। फिर उसने मधुर के हाथ पर पट्टी कर दी। आप सब लोग हवेली के अंदर आ जाएं और सब एक जगह रहें, मधुर ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा और खुद आगे बढ़ गया। वो सीधा लोहे के गेट के पास पहुंचा। जोर से बोला, नाड़ फेरे नरसिंह, बल तोड़े हनुमान। उसके बाद क्या है चोटी वाला? चोटी वाला ने गर्दन घुमाई। 4 भुजा रक्षा करे बजरंग बली हनुमान। मेरे साथ आओ, मधुर बोला। क्यों, मेकअप करना है क्या? हाँ, पर मेरा नहीं, विलासा का करना है। पर मेकअप का सामान तो है ही नहीं। सामान भी हो जाएगा, चलो तो सही। मधुर ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी जख्मी कलाई देखकर चोटी वाले का रिएक्शन गया। तुम तंत्र मंत्र जानते हो? मधुर ने पूछा। हाँ, जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि हमें भूत प्रेतों ने घेर लिया है, पर मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। मैं करता हूँ, आओ मेरे साथ। चोटी वाला उठ खड़ा हुआ। सभी लोग हवेली के ड्राइंग रूम में आ चुके थे। चोटी वाला अपने थैले को कंधे पर लटकाए मधुर के साथ उस बेडरूम में बढ़ रहा था जिसमें विशाला मौजूद थी। पीछे पीछे विराट खन्ना आ गया। दरवाजे पर पहुंचते ही चोटी वाले का रिएक्शन गया। आप लोगों में से कोई अंदर नहीं जाएगा, चोटी वाले ने कहा। किसी बदरूह की गंध आ रही है। गंध? खन्ना चौंका। बदरूह की गंध? वो गंध आप लोगों को महसूस नहीं हो सकती, चोटी वाला दरवाजे पर कान लगाकर बोला। हम तांत्रिक बदरूह की गंध को महसूस कर लेते हैं, तभी तो मैंने सबको चेताया था। ये गंध रात को तेज हो जाती है, लेकिन बुरी आत्मा दिन में भी हमला कर सकती है। मैं हरगिज इस तरह ना आता। मुझे डैनी और जोसेफ खींच कर ले आए। मेरी बात को हर किसी ने मजाक में लिया। पीछे हट जाओ, कोई यहाँ नहीं आएगा, वो अंदर मौजूद है। पर वहां तो विशाला है, खन्ना ने कहा। विशाला नहीं, कोई और है। प्लीज मधुर, आप भी। हाँ ठीक है, आइए खन्ना साहब। अब 2 बातें होंगी, या तो आपको मेरी लाश मिलेगी या उस बदरूह को यहां से जाना होगा। मधुर ने खन्ना का हाथ पकड़कर पीछे खींचा। आइए खन्ना साहब, चोटी वाले को अपना काम करने दें। पर माजरा क्या है? मैं बताता हूं, आइए। उसे अंदर जाने दो। हम। खन्ना की बात पूरी होने से पहले ही मधुर उसे ड्राइंग रूम में ले आया। चोटी वाले ने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। थोड़ी देर में चोटी वाले की गर्जना सुनाई दी। बेडरूम ड्राइंग रूम से सटा हुआ था। नाड़ फेरे नरसिंह, बल तोड़े हनुमान, ये चोटी वाले की गर्जना थी। अब्बास ड्राइंग रूम में बेचैनी से टहल रहा था। उसकी BMW का ड्राइवर भुवन उसके करीब आकर खड़ा हो गया। आप परेशान ना हो, जो होगा देखा जाएगा, भुवन ने अब्बास को ढांढस बंधाया। तभी चीख पुकार धमाचौकड़ी की आवाजें आने लगी। ये आवाजें विलासा के बेडरूम से आने लगी। छोड़ दे उसे गौरी, चोटी वाला चीख कर बोला। मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा, वरना बजरंगबली हनुमान तुझे 7वें आसमान पर पटक देंगे। मैं बजरंगबली का भक्त हूं, तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। फिर मारधाड़ की आवाजें आने लगी। कुछ लोगों ने उस तरफ बढ़ना चाहा,
कोई वहां नहीं जाएगा। मधुर दीवार बनकर खड़ा हो गया। सब रुक गए। उनके चेहरे धुआं हो रहे थे। पायल तो थर थर कांपने लगी। क्या हो रहा है विलासा के साथ? पायल कांपते स्वर में बोली, फिर रोने लगी। जितेश, उसे संभाल, खन्ना ने कहा। पायल खड़ी खड़ी कांप रही थी। मुझे विलासा की मदद के लिए जाने दो, वो मुझे बुला रही है, पायल ने रोते हुए कहा। जितेश ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। पायल का सिर घूमने लगा। जाना पड़ेगा सबको, वो बोली और हाथ छुड़ाकर उछलकर बेडरूम की तरफ भागी। उसे किसी बेडरूम में बंद कर दे, खन्ना जोर से चीखा। जितेश ने लपक कर पायल को दबोच लिया, फिर उसे कंधे पर उठा लिया और एक दूसरे बेडरूम में ले आया। उसने पायल को बेड पर लिटाया। जितेश, हम सब मारे जाएंगे, पायल रोते हुए बोली। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जितेश उसके पास ही बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद विलासा के कमरे से आवाजें आनी बंद हो गई। हर तरफ खामोशी का आलम पसर गया। कुछ देर बाद ही दरवाजा खुला और चोटी वाला बाहर आया। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। जो कुर्ता उसने पहना हुआ था वो तार तार हो रहा था। चोटी वाले ने दरवाजा बाहर से बंद किया और ड्राइंग रूम में आ गया। सब उसकी तरफ देख रहे थे। मधुर जी, थोड़ी देर में वो बोला, वो आपको बुला रही है। कौन? विलासा। मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा, मधुर ने जवाब दिया। अब वो ठीक है, कोई बड़ा हंगामा होने से बच गया। मैंने गौरी से वादा कर लिया है कि मैं उसे मुक्ति दिला दूंगा। गौरी कौन? खन्ना ने सवाल किया। वो गौरी की ही रूह थी जो विलासा के अंदर आ गई। उसकी रूह का इस हवेली से पुराना रिश्ता है और यहाँ पूरी तरह उसका राज है। उसने मुझे सारांश में सब कुछ बताया। क्या बताया? सुलेमान ने पूछा। ये एक दर्द भरी दास्तान है। सब लोग बैठो, मैं सुनाता हूँ। लेकिन विलासा के कमरे में मधुर के अलावा कोई और नहीं जाएगा। ओके ओके, अब बताओ तो ये गौरी का क्या किस्सा है? अब्बास ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी खुजाते हुए कहा। आज से 14 साल पुराना वाकया है। गौरी 14 बरस की थी। बहुत हसीन रही होगी, विलासा जैसी। शादी के बाद वो दुल्हन बनकर इसी गांव में आई थी। एक बौना इंसान गोलू उसे बेहद प्यार करता था, जो उसी के गांव में कहीं से आकर बस गया था। लेकिन गौरी प्यार का अर्थ ही नहीं समझती थी। चोटी वाला कुछ पल के लिए रुका, फिर गहरी सांस लेकर बोला, इस गांव में एक पुरानी प्रथा चल रही थी। गांव में कोई भी दुल्हन आती थी तो उसे पहली रात बिताने के लिए जमींदार की हवेली में भेजा जाता था। उस वक्त जमींदार अपने परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट कर देता था। वे जानते थे कि क्या होगा, पर कोई विरोध नहीं कर सकता था। किसी में उसका विरोध करने की हिम्मत ही नहीं थी। उस समय हवेली में उसके खास लठैत भी रहते थे। 14 बरस की गौरी को वहां लाया गया और फिर जो हुआ वो बहुत भयानक था। वो चीखती चिल्लाती रही, बहुत खून बह गया था। जमींदार उसे बेरहमी से सारी रात रौंदता रहा और गौरी मर गई। जमींदार ने उसकी लाश इसी हवेली के प्रांगण में गाड़ दी। बाद में यह अफवाह उड़ा दी गई कि गौरी अपने किसी पूर्व प्रेमी के साथ भाग गई। उसका पूर्व प्रेमी बौना गोलू भी उसी गांव में आ बसा था। उसे गौरी की मौत का पता चला तो उसने बड़ा भयानक इंतकाम लिया। चोटी वाला कुछ रुका, गहरी गहरी सांसें लेने लगा। गोलू गौरी की मौत का जिम्मेदार पूरे गांव वालों को मानता था। उसने एक दिन पानी की सप्लाई करने वाली टंकी में, जो इस गांव के एक सोते में बनी है और वहीं से पूरे गांव को पानी सप्लाई करती है, गोलू ने उसमें जहर घोल दिया और जहर की वजह से गांव में सब लोग मारे गए, जिसे बाद में महामारी का रूप दिया गया। गोलू ने भी जान दे दी। उसने आत्महत्या कर ली। तो क्या वो बौना? सुलेमान कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ, जब उसने बैरियर खोला तो मुझे गंध महसूस हो गई थी। वो जिंदा शख्स नहीं है, एक रूह है, गंदी रूह। ओ गॉड! जोसेफ ने अपने क्रॉस को माथे से लगाया। डीओपी हरीश की पतलून ही गीली हो गई थी। वैसे भी वो हार्ट का पेशेंट था। उसका दिल बैठने लगा और सुलेमान की तो फूंक ही सरक गई। फिर गौरी और गोलू ने किसी को भी इस गांव में नहीं आने दिया, चोटी वाला बोला, और ये गांव भूतों के गांव के रूप में मशहूर हो गया। यहाँ जो भी आता है जिंदा वापस नहीं लौटता। बहुत से लोग तो हवेली में दबे खजाने की वजह से यहाँ आते हैं। मैंने इस किस्म की न्यूज़ पहले भी देखी थी। इतना कहकर चोटी वाला खामोश हो गया। उसने अपनी खुली चोटी की गांठ बांध दी। मधुर सर, विलासा को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। अकेली नहीं रहना चाहिए। आप घबराइए मत, सब ठीक है। मधुर उठ खड़ा हुआ और विलासा के बेडरूम में चला गया। फिलहाल विलासा से कोई कुछ पूछताछ नहीं करेगा। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हुआ और मैं अकेला सेकंड फ्लोर के बेडरूम में रहूंगा। जोसेफ, तुम डैनी के साथ एडजस्ट हो जाना। अब सवाल यह है कि क्या हम लोग यहाँ सेफ हैं
खन्ना ने सवाल किया। मैं आप लोगों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। वो बौना अब भी हवेली के बाहर हम सब पर नजर रखे है। लोहे का गेट उसी ने बंद किया है। अब अगर वो दिखाई दिया तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। डैनी हॉलिस्टर में टंगी अपनी रिवॉल्वर थपथपाते हुए बोला। जो मर चुका है उसे तोप भी नहीं मार सकती। अब मेरी बात सुनिए, हवेली के बाहर कोई भी शख्स कदम नहीं रखेगा। मैं इस हवेली को चारों तरफ से बांधता हूँ। शायद स्टोर में मुझे कुछ लोहे की कीलें मिल जाएं। मैं हवेली को कीलक दूंगा, फिर कोई गंदी रूह अंदर नहीं आ पाएगी। नाड़ फेरे नरसिंह, बल तोड़े हनुमान, चार भुजा रक्षा करे बजरंगबली हनुमान। जब तक मैं जिंदा हूं किसी को डरने की जरूरत नहीं। इतना कहकर चोटी वाला हवेली की राहदारी में मुड़ गया। चलो हम लंच की तैयारी करते हैं। शंकर ने डर के माहौल को खत्म करने की कोशिश की। सुलेमान तू मेरे साथ आ, हम किचन का काम देखते हैं। पहले सबको एक एक कप चाय पिलाते हैं। सुलेमान खामोशी के साथ उठ खड़ा हुआ। दोनों किचन चले गए। मुझसे शादी कर ले जितेश, मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। ये बहुत ही गंदी दुनिया है। यहाँ सब ड्रगिस्ट है। हजारों लड़कियां बर्बाद होकर कोठे पर पहुंच गई है। कुछ होटलों में सप्लाई होती है। न जाने क्या क्या सपने देखकर वो भागकर मुंबई आ जाती हैं। मैं भी ऐसे ही आई थी हीरोइन बनने। बहुतों ने मुझे नंगा किया। फिर खन्ना को मुझ पर तरस आ गया। उसने मुझे अपना मैनेजर बना दिया। लेकिन गंदगी फिर भी खत्म नहीं हुई। पायल रोते रोते कह रही थी। उसका सिर जितेश की गोद में था। जितेश उसकी जुल्फों को संवार रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बोलना जीतू, मुझे निकाल इस गंदगी से। मैं खुद कौन सा पाक साफ हूं, जितेश बोला। मैं भी तो हीरो बनने आया था, फिर इस इंडस्ट्री में कॉल बॉय बन गया। इस इंडस्ट्री की जो हीरोइन बूढ़ी हो चुकी है वो तक मुझे कॉल करती है। अच्छे पैसे मिल जाते हैं। फिर मेरी इस इंडस्ट्री में जान पहचान हो गई। मैंने विलासा को भी एक फिल्म दिलवाई थी। वो मेरे पसंद की हीरोइन आज भी है, लेकिन अभी मधुर और अब्बास उसकी बजा रहे हैं। वो बहुत हॉट हीरोइन है, बिस्तर पर पूरा मजा देती है। साहसी पॉर्न स्टार भी फेल है उसके सामने। अरे छोड़ना ये बातें, पायल ने कहा। हम दोनों इंडस्ट्री छोड़कर घर बसा लेंगे। तुम बहुत अच्छी हो पायल। जितेश ने पायल को बाहों में ले लिया। आज के बाद चरस गांजा सुट्टा सब बंद। हाँ बंद, तेरी कसम बंद। पायल ने जितेश के होंठों पर अपने कांपते अधर चिपका दिए। पहले अधरों अधरों में बात होती है, फिर जिस्म मुलाकात करते हैं और इश्क का सारा बुखार उतर जाता है। पति पत्नी बनने के लिए एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत। तू मेरी दुनिया है, मैं तेरी दुनिया, इसके सिवा कुछ नहीं। बेखौफ मोहब्बत ही हंसते खेलते उम्र के आखिरी पड़ाव तक का सफर करती है और फिर रूह इस फानी दुनिया से चंद दिनों की चांदनी में नहाकर न जाने किस दुनिया में चली जाती है। पर अब ये बेखौफ मोहब्बत खोजे नहीं मिलती। सब छलावा सा बन गया है। न पति वफादार है, न पत्नी वफादार है, और इस इंडस्ट्री में तो वफा नाम की कोई चीज ही नहीं है। कितनी शादियां, कितने तलाक रोज होते हैं। सिजोफ्रेनिया के शिकार परवीन को क्या मिला? सिर्फ तड़पती मौत। BMW का ड्राइवर भुवन पहले पुलिस महकमे में था। एक एनकाउंटर केस में वो सस्पेंड हो गया था। उसके बाद उसने पुलिस की नौकरी में वापसी नहीं की। उसने कुछ फाइनेंस का जुगाड़ करके एक फिल्म बनाई थी जिसमें विलासा को ही हीरोइन लिया था। फिल्म का डायरेक्टर भी अब्बासी था। उसकी फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और वो सड़क पर आ गया। उसके बाद से अब तक वो अब्बास का ड्राइवर था। ड्राइंग रूम में छाई खामोशी उसे अखर रही थी। भुवन चुटकुले और दो अर्थी शायरी सुनाने में पारंगत था। उसने माहौल को हल्का करने के लिए एक चुटकुला सुनाया। शराबियों की कितनी किस्में होती है, कोई गिनती नहीं कर पाया। शराबी कुछ भी कर सकता है, भुवन ने कहा। उसके बाजू में डैनी बैठा हुआ था। डैनी भाई सुनो, एक बार क्या हुआ, दो शराबी फुल टुल्ली होकर बार से निकले। दोनों दोस्त थे। एक शराबी बोला, यार जब भी हम पीकर सड़क पर आते हैं तो कोई ना कोई लफड़ा जरूर होता है। दूसरा शराबी बोला, वो इसलिए होता है क्योंकि हम तो नशे में होते हैं। सामने से कोई आ रहा होता है तो उसे टकरा जाते हैं और पंगा हो जाता है। दोनों ने तय किया कि आज कोई पंगा नहीं होना चाहिए। किसी ऐसी सड़क पर चलते हैं जिसमें पूरी तरह वीराना हो, कोई आता जाता ना हो। जैसे आखिरी सड़क, डैनी बोला। समझ वो आखिरी सड़क ही है। अब होता यह है कि दोनों शराबी सुनसान सड़क पर चले जा रहे थे। उन्हें खुशी थी कि आज कोई नहीं टकराएगा, आज कोई पंगा नहीं होगा। फिर एक शराबी चलते चलते सड़क की साइड में आ जाता है और सीधा एक दरख्त में जा टकराता है। तब वो बड़बड़ाता है, हो गया पंगा, साला यहाँ भी कोई टकरा गया। उसने चुटकुला सुना तो दिया पर कोई हंसा नहीं, सिर्फ डैनी मुस्कुराकर रह गया।
भुवन ने आगे कोई चुटकुला नहीं सुनाया। डैनी भाई, आप फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले क्या करते थे? मैं आर्मी सीक्रेट सर्विस में था। पेंटिंग और आर्ट डायरेक्शन का शौक था, इसलिए मैंने आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया और इंडस्ट्री में आ गया। मैं पुलिस क्राइम ब्रांच में था, भुवन बोला। पता है। जब लंच की प्लेट उन्हें शंकर ने थमाई तो भुवन बोला, डैनी भाई चलो छत पर चलकर लंच करते हैं। डैनी का रिएक्शन आया, कुछ खास बातें भी कर लेंगे, चले? चलो। दोनों अपनी लंच प्लेटें लेकर हवेली की छत पर आ गए। कुछ चिड़िया वहां चहक रही थी। भुवन ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें फेंक दिए। मैं चिड़ियों को खूब दाना पानी देता हूँ, भुवन ने कहा। यह बहुत शुभ होता है। मैं तो बांद्रा में चला जाता हूँ, वहां स्टेशन के पास एक तालाब है। जानता हूँ, बहुत से लोग वहां परिंदों को दाना खिलाते हैं, भुवन उसकी बात काट कर बोला। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, डैनी भाई यहाँ पर गन सिर्फ 2 आदमियों के पास है, या तो आपके पास या तो मेरे पास। नहीं, विलासा के पास भी एक माउजर है। डैनी ने उसकी जानकारी ठीक की। आपको क्या लगता है ये भूत प्रेत होते हैं? भुवन ने पूछा। मैं नहीं मानता, सब दिमाग का वहम होता है। तो फिर यहाँ क्या चल रहा है? डैनी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं, पर आर्मी का एक वाकया मुझे याद है जिसकी तफ्तीश मुझे ही करनी पड़ी थी, और मुझे अफसोस है कि मेरी रिपोर्ट के बाद एक फौजी लेफ्टिनेंट का कोर्ट मार्शल हो गया था। उसके बयान का कोई साक्ष्य नहीं था सिवाय एक डेड बॉडी के, पर उसे आधार नहीं माना जा सकता था। पूरा किस्सा क्या था? भुवन ने पूछा। हुआ यूं कि पाकिस्तान के जम्मू सेक्टर की बॉर्डर पर सीज फायर था। वहां पहले गोलीबारी हुई थी, फिर सीज फायर कर दिया गया था। हमारे जवान अपनी पोजीशन पर अलर्ट थे। लेफ्टिनेंट रावत ने भी पोजीशन ली हुई थी। उसका बयान था कि आधी रात के समय उसने 3 कबायलियों को अपनी तरफ आते देखा। उसने उन्हें रुकने की चेतावनी दी। जब वो नहीं रुके तो फायर खोल दिया। वो तीनों मारे गए, लेकिन वो अपने बयान के सबूत नहीं दे सका। जांच में वहां सिर्फ एक कबायली का शव मिला, और रावत ने इत्तेफाक से इसी कबायली के शव पर पोजीशन ली हुई थी। उसके फायर खोलते ही दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इस तरह सीज फायर के उल्लंघन में उसका कोर्ट मार्शल हो गया। कुछ जवानों का मानना था कि वो तीनों कबायली दरअसल कबायलियों के भूत थे। इतना कहकर डैनी खामोश हो गया। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन की चीज है, भुवन ने जवाब दिया, पर मेरी सोच ये कहती है कि चोटीवाला जानता था कि विलासा सिजोफ्रेनिया के पेशेंट है, और वो ये भी जानता था कि इस किस्म के पेशेंट को कैसे काबू में किया जाता है। लेकिन उसने अपनी मनगढ़ंत कहानी में उस बौने को भी भूत साबित करने की कोशिश क्यों की? इसी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ, डैनी ने उत्तर दिया। दोनों लंच करना तो भूल ही गए थे। फिर उन्होंने लंच किया और किसी नतीजे पर ना पहुंचकर नीचे आ गए। चोटी वाला लंच के बाद अपने बेडरूम में जा चुका था। मधुर भी विलासा को बाहों में समेट चुका था। उसने लंच लेने से इनकार कर दिया था। शंकर और सुलेमान स्पॉट बॉय का काम कर रहे थे। इस समय हवेली में जितने लोग थे उनकी संख्या 15 थी। 1 विराट खन्ना प्रोड्यूसर, 2 अब्बास डायरेक्टर, 3 मधुर हीरो, 4 विलासा हीरोइन, 5 शंकर प्रोडक्शन वाला, 6 सुलेमान ड्राइवर, 7 पायल खन्ना की मैनेजर, 8 भुवन, 9 डैनी आर्ट डायरेक्टर, 10 जितेश ड्राइवर, 11 जोसेफ कोरियोग्राफर, 12 हरीश डीओपी, 13 डॉक्टर बासु, 14 चोटीवाला मेकअप, 15 विपुल भाई फाइनेंसर। हवेली में कुल बेडरूम 9 थे। चोटीवाला 2nd फ्लोर के एक बेडरूम में अकेला था। 2nd फ्लोर पर ही दूसरे बेडरूम में सुलेमान और शंकर थे। 2nd फ्लोर के तीसरे बेडरूम में डैनी और जोसेफ थे। वो 5 शख्स 2nd फ्लोर पर थे। हवेली के 1st फ्लोर पर अब्बास अपने ड्राइवर भुवन के साथ था। दूसरे बेडरूम में डॉक्टर बासु के साथ कैमरामैन हरीश था। तीसरे बेडरूम में खन्ना और विपुल थे। ग्राउंड फ्लोर पर मधुर अकेला एक बेडरूम में था। दूसरे में विलासा और पायल थी। तीसरे में जितेश था। जितेश वाले कमरे में सबका सामान रखा था। पायल इस वक्त जितेश वाले बेडरूम में थी। मधुर विलासा वाले बेडरूम में था। उसने अपनी शर्ट चेंज कर ली थी। लंच हो चुका था और दोपहर के 2 बज रहे थे। अब्बास अपने फोन पर फिर से ट्राई मार रहा था। समझ नहीं आ रहा भुवन, हम सबके फोन क्यों नहीं लग पा रहे हैं? न हम कॉल कर पा रहे हैं, न कॉल आ रही है। इमरजेंसी सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। नेट सर्विसेज भी ठप है। बहुत से संस्थानों में जंपर लगा होता है, यहाँ भी ऐसा हो सकता है, भुवन ने जवाब दिया। तो क्या यहाँ जंपर लगे हैं? अंदाजा है। रोड पर भी हो सकता है।
अगर कोई बहुत बड़ा प्लान है या तो टावर नहीं है। प्लान मीन्स अब्बास चौंक पड़ा। हो सकता है इस इलाके में डाकुओं का कोई गिरोह हो और एडवांस टेक्निक से लैस हो और उसने पूरी प्लानिंग के तहत हम सबका किडनैप कर लिया हो। अब्बास भुवन को घूरने लगता है। हम तो अपनी गलती से रास्ता भटक कर इस तरफ आ गए, फिर ये किडनैपिंग कैसे हो सकती है? ऐसे ही बहुत से सवाल है जिनका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा है। कड़ियां बिखरी हुई है, एक बार ठीक से जुड़ जाए तो कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। रात को जनरेटर ऑन कर दिया गया। वे लोग तेल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहते थे। डिनर में सब इकट्ठा हो गए। विलासा अब ठीक थी और हंस हंस कर बात कर रही थी। उसे किसी ने नहीं बताया था कि उसे दौरा पड़ा था। भुवन, डैनी और चोटीवाला के अतिरिक्त सबके चेहरे उतरे हुए थे। चोटीवाला ने हिदायत दी कि किसी भी सूरत में कोई भी हवेली से बाहर नहीं निकलेगा। हवेली के दरवाजे को हम अंदर से बंद कर लेंगे। उसके बाद सब एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने बेडरूम में चले गए। रात के लगभग 2 बजे होंगे जब माउथ ऑर्गन की एक धुन बजने लगी। जो जाग रहे थे उन्होंने सुनी। सोने वालों में खन्ना, विपुल, अब्बास, जोसेफ वगैरह थे। जो जाग रहे थे वो थे डैनी, सुलेमान, चोटीवाला। विलासा मधुर की बातों में थी। दोनों एक ही लिहाफ में थे और नग्नावस्था में थे। वो सेक्स की भूख मिटा चुके थे। यही आलम पायल और जितेश का भी था। वो अभी अभी थक कर पसीने पसीने होकर औंधे मुंह पड़े हुए थे। सबसे पहले सुलेमान उठ बैठा। उसने शंकर को जगाया। क्या है, सोने दो, बहुत थका हूं। मर साले, सुलेमान बड़बड़ाया। वो उठकर बेडरूम की खिड़की के पास आ गया। उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा। बाहर चांदनी रात थी। सुलेमान हवेली के बाहर देख रहा था। तभी उसे वही बौना दिखाई दिया जो माउथ ऑर्गन बजाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। उसके कंधे पर रोशन लालटेन लटक रही थी। उसे देखकर सुलेमान का खून खौल गया। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि चोटीवाले ने बौने के बारे में क्या कहा था। सुलेमान अपने कमरे से बाहर निकला। उसने किचन से एक चाकू उठा लिया और हवेली के सदर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। हवेली का ड्राइंग रूम रोशन था। सुलेमान सदर दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वो एक निडर इंसान था। वो किसी को साथ नहीं ले गया, अकेला ही बाहर निकला। माउथ ऑर्गन की धुन बजना बंद हो गई। जब शंकर उठा तो उसने सुलेमान को गायब पाया। सुबह हो चुकी थी। उसे सबके लिए बेड टी बनानी थी। उसने सुलेमान को आवाज दी पर कोई जवाब नहीं मिला। तब शंकर ग्राउंड फ्लोर पर आया। अभी तक सब अपने कमरों में सो रहे थे, लेकिन भुवन ड्राइंग रूम में बैठा था और हवेली का दरवाजा खुला था। शंकर ठिठक गया। अब शंकर को शक हुआ कि सुलेमान शायद बाहर गया है। तुमने सुलेमान को देखा? उसने भुवन से पूछा। सॉरी, अब वो जिंदा नहीं है। मैं उसे बचा लेता, पर उस तक पहुंचने में मुझे देर हो गई। उसकी लाश हवेली के पिछले हिस्से में एक पेड़ के नीचे पड़ी है। व्हाट? शंकर बड़बड़ाया। मगर बाकी तो मुझे कुछ नहीं मालूम। भुवन ने उसकी बात काट कर कहा। जितना मालूम है बता देता हूं। मैं रात भर सोया नहीं। करीब 2-3 बजे मैंने माउथ की धुन सुनी। ये धुन बाहर से आ रही थी। मैं हवेली की ड्राइंग रूम में आया तो उसका दरवाजा पहले से खुला था। मैं बाहर आ गया। चांदनी रात थी। मैंने ये जानने के लिए कि माउथ ऑर्गन कौन बजा रहा है, हवेली का एक राउंड लिया। फिर मुझे पिछले हिस्से में सुलेमान नजर आया जो औंधे मुंह पड़ा था और उसकी गर्दन काट दी गई थी। वो मर चुका था। शंकर कांपने लगा। सुलेमान उसका जिगरी यार था। शंकर लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला। भुवन उसके साथ साथ निकल पड़ा। दोनों उस जगह पहुंचे जहां सुलेमान की लाश पड़ी थी। शंकर उसकी लाश देखकर रोने लगा। भुवन ने उसका कंधा थपथपाया। आओ चले, अभी किसी को मत बताना। वो शंकर को लेकर वापस आ गया। चाय बनाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, भुवन बोला और दोनों किचन में चले गए। मगर वो बाहर निकला क्यों? शंकर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, भुवन ने जवाब दिया। तो दोस्तों, ये था आखिरी सड़क नॉवल का चौथा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।